नमस्कार दोस्तों। चलिए, और उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। और ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग एक डेरिवेशन, हमने पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी बायो सावर्ट में, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट वायर रखी जाएगी। अभी वायर वैसी ही है, पर पहले वायर क्या थी, लिमिटेड थी। अब वायर हम थोड़ी लंबी रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड उसमें कैसे बिहेव करती है। तो टॉपिक अच्छा है, बढ़िया से उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सिंपल टॉपिक है, बस इसको कहते नहीं है कि ओपन बुक की तरह इसको पढ़ना है, मतलब खुली किताब की तरह, तो बहुत चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। पिछली बार मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करता है और कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। बस सारी कहानी मैग्नेटिक फील्ड की ही हो रही है, पुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, पर उतनी ही कहानी याद रखो, है नहीं। मौलाना साहब जो हैं उनकी दौड़ जो होती है मस्जिद तक ही होती है, तो हमारी दौड़ कहाँ तक है, केवल मैग्नेटिक फील्ड तक है इस चैप्टर में। ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए तो मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। बस ये है कि हाँ, इतना पढ़ लो कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए, माँ बाप का नाम रोशन कर दो, बहुत है, ठीक है। चलिए, तो पिछले वाले टॉपिक में मैंने बताया था भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है जब प्रोपोर्शनल हटाते तो एक नया कांस्टेंट वैल्यू आता है, उसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। म्यू अपॉन 4 पाई बोलते हैं, कहीं के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी बोलते हैं। तो वो जाहिर सी बात स्पेसिफाई केस होता है तो नॉट लगा देते, ठीक है। आपने क्यू नॉट पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो क्यू नॉट क्या होता था, वहाँ पर स्पेशल केस हुआ करता है टेस्टेड चार्ज, तो उसी फॉर्म में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो म्यू अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और यूनिट हमने म्यू नॉट यहाँ से निकाली थी, वो क्या थी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, या फिर टेक्सिला एम्पियर मीटर, ये भी इसकी यूनिट होती है। खूब कभी कदार पेपर में पूछी जा चुकी है, मल्टीपल्स क्वेश्चन में ये पूछी जाती है, तो याद रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप याद कर सकते तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो इससे आप याद रखें। बी की आपको पता है क्या होती है यूनिट, डी, एल, आई और आर, ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी यूनिट होगी नहीं, ठीक है। अब निकालिए अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा और डायरेक्शन में ही बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कैसे निकाली जा सकती है। बायो सावर्ट में तो हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकाली जा सकती है, पर यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन पे और फोकस करेंगे। और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बी को वेक्टर फॉर्म में लेंगे, डीएल और आर के फॉर्म में। डीएल देखो, जाहिर सी बात है कि पहली चीज़, जब भी डॉट कहीं दिखेगा तो वो क्या होगा, उसको आउटवर्ड बोलते हैं। आउटवर्ड मतलब क्या है, जो बाहर की ओर आ रहा होता है। क्या होता है, जैसे मान लो एक सरफेस है और सरफेस से बाहर निकल रहा है तो उसको आउटवर्ड बोलते हैं। और यदि कोई सरफेस के अंदर जा रहा है तो वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। जैसे एक बाल्टी मान लो, इस तरह से बाल्टी में क्या भरा हुआ, पानी। अब पानी आप बाहर निकाल लो तो इसको आउटवर्ड बोलते हैं, और यदि पानी आप बाहर अंदर डाल लो तो इससे इनवर्ड बोलते हैं, इस तरह से। तो जब पानी आप अंदर डालते हैं तो उसको डॉट से, क्रॉस से डिनोट करते हैं, और यदि आप पानी बाहर निकाले तो डॉट से, ऐसे याद रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी तो क्या होगी, क्रॉस से डिनोट करेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी तो उसको डॉट से डिनोट करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। बात आपकी क्या होगी, समझ में आ रही होगी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी में साहब थे मैक्सवेल, उन्होंने भी कई तरह के रूल दिए, पर हम लोग अभी तो एक चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे देखो, ये इसको बोलते हैं बी डीएल क्रॉस आर। अब देखो, क्रॉस का मतलब जब क्रॉस लग जाता तो ये समझ लेना कि जो बी है वो परपेंडिकुलर है डीएल के, और जो बी है वो परपेंडिकुलर है आर के। कहोगे सर ये कैसा, वेक्टर फॉर्म में ये याद रखना, ठीक है। जनरली फॉर्म में तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, पर वेक्टर फॉर्म में जब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहीं से ना मिले तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और मान लेंगे कि जो लाइन इंटरकल होगा, पर ये एम्पियर में फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एम्पियर लॉ में जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ फेल हो जाएगा, यहाँ ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए। अब जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, डीएल है, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, आर रखा हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यदि हम निकालेंगे तो इसको हम मैक्सवेल के रूल से निकाल सकते हैं। मैक्सवेल क्या बोलते हैं भैया, मैक्सवेल बोलते हैं कि यदि मैं कोई एक वायर ले लूँ और उसमें मैं करंट फ्लो करूँ, और यदि हाथ की जो उंगलियां हैं उसको मैं कर्व करूँ, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं। क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड। हाथों की जो उंगलियां हैं ऐसे ऐसे बनती है ना उंगलियां, बहुत अच्छे ड्राइंग तो है नहीं मेरी, तो हाथ की जो हैंड्स की
फिंगर से यदि मैं उनको क्लोज करता हूँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, दिखाई पड़ेंगे, यानी बताएंगे। तो जाहिर सी बात है यदि यहाँ पर करंट फ्लो करें, इस डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पर देखिए, एक मिनट में ये दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे मान लो ये हमारे पास वायर है और यहाँ पर करंट फ्लो है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ये इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये क्या होगा, अंदर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा, अंदर। और यदि मान लो यहाँ पर होगा तो जैसे मुट्ठी आप बंद करेंगे वो बाहर की ओर खोलेंगे। अब मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, मुझे दिखाना चाहिए था, इस यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे बोर्ड का, पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और समझ लेंगे तो अच्छी बात है, ये तो फिर समझाया जाएगा। वैसे मैंने लेक्चर डाले भी हैं शायद मैग्नेटिक फील्ड का, जब मैंने मैक्सवेल समझाया होगा, तो आप चैनल पर थोड़ा चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो उंगलियों को कर्व करेंगे बाहर की ओर तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, और यदि अंदर की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर। वही बात है इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए क्या होगा, डॉट का इस्तेमाल वो करेंगे। अब डॉट नहीं बोलेंगे ऐसे, ठीक है। मैक्सवेल ने यही चीज़ें इन्होंने समझाई, मैक्सवेल ने यही समझाया कि भैया यदि मान लो यदि हम वायर में करंट फ्लो करते हैं तो जो यहाँ इस साइड पॉइंट रखा होगा वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा हमें, और यदि इस साइड पॉइंट रखा होगा तो क्या, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। जाहिर सी बात है, आप वायर रखिएगा, अंगूठा बांधिएगा, मुट्ठी बांधिएगा और अंगूठे को सीधा रखिएगा, तो आप समझ जाएंगे जैसे अंगूठा सीधा होगा तो उसमें करंट फ्लो करेंगे, तो मुट्ठी अंदर की तरफ बंद हो रही है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इस साइड है, इस साइड है। और जैसे मुट्ठी क्या होगी, घूम के बाहर की ओर खुलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हो जाएगी। ठीक है, बात समझे। ये हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। यार ये लोग तो, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई एक वायर है और एक वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो इनवर्ड निकलेगी या तो आउटवर्ड निकलेगी। अभी मान लो यार सीधा ही हो गया, मान लो ऐसे ही रख दें कि ये वायर हो गई और ये करंट फ्लो हो रहा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसे रख दें, तो वही बायो सावर्ट का रूल कि भैया फिर क्या होगा, जो फिंगर होगी यदि करंट इधर है तो कर्व होके ये बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। इसी प्रकार ये क्या होगा, कर्व होकर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, जनरली मान लो पॉइंट चार्ज, अब जैसे ये पॉइंट चार्ज, अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। अब यदि पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से ये जो पॉइंट चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर है, पानी अंदर पड़ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्योंकि मैंने बताया था डॉट। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, एक मान लेते बाल्टी है, और डॉट का मतलब क्या होता है, हम पानी बाहर निकाल लें, यही तो है ना। डॉट का मतलब है पानी बाहर निकल, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है। और क्रॉस का मतलब क्या, पानी अंदर की ओर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की ओर जा रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो डॉट का मतलब ये है, और हमसे कुछ आर दूरी पर कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, अब अंदर की ओर जा रही है, और यार इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे, तो हम उसके लिए तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि जो जैसे मान लो ये आर दूरी पे है भैया, ये क्या है, ये आर दूरी पे है, आर दूरी पे है, तो देखो हमको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा पॉइंट आर दूरी पे है, तो ये क्या होगी, इसकी 90 डिग्री में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दोनों से हट के अलग है। बायो सावर्ट में हमने वायर फ्लो कर रहे, वायर में करंट फ्लो कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जा रही थी। जब हमने नॉर्मल वे में भी तार यदि रखे तो हम मैक्सवेल के रूल से निकाल दे रहे थे, पर जब हम केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे कि ये डॉट है और ये क्रॉस है, अंदर जा रहा बाहर आ रहा है, और फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फिर हम लोग डीएल और आर का क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं डायरेक्शन के लिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ सर, आप तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट है। मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, कितनी डिग्री पे होगी, ये मैं बात कर रहा हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि भैया जब तक डायरेक्शन पता नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी उससे बना ही नहीं पाएंगे। पता चला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यहाँ हो रही है और इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ लगा रहे हैं, तो कैसे ही हम एक्सपेरिमेंट को कंफर्म और या फिर सक्सेसफुल बना पाएंगे। याद रखिएगा, करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, करंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट होती है, पर जाहिर सी बात है उसका डायरेक्शन हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अब आते हैं सबसे बेहतरीन डेरिवेशन पे, जो खूब पेपर में पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, कैसा वायर है,
इनफाइनाइट वायर लिया गया है यहाँ पे। कैसा वायर लिया है? इनफाइनाइट। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे देखो इसका कोई ना एक सिरा है ना ही एक एंड है, कोई भी ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है। तो ये क्या है? एक इनफाइनाइट वायर है। हमने एक वही जाहिर सी बात है हम बायो सेवर्ट के रूल को ही फॉलो करेंगे अभी तक, अभी बायो सेवर्ट ही चलने दो कि एक पॉइंट या क्या रखेंगे पी, यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे, उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दो इमेजिनरी लाइन यहाँ पर खींचेंगे कि मान लेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर के हमको वो एंड सिरा मिल रहा, तो हमने एक यहाँ मिला दिया और एक क्या मिला दिया? यहाँ मिला दिया। बात समझ में आ रही भैया? बहुत अच्छे से। अब जाहिर सी बात है ये वाला सिरा मिलाएंगे तो इस वाले पॉइंट से कोई एंगल बनाएगा, और जब ये वाला सिरा बनाएंगे तो इस पॉइंट से कोई एक एंगल बनेगा। अब जाहिर सी बात है एक पॉइंट बीच में रखेंगे क्योंकि इसके भी तो डिस्टेंस हमें लेना है, तो वो डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा? हमारा ए मान लेंगे। ए मान लिया, हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। अब जाहिर सी बात है हमें एक छोटा सा डीएल एरिया भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मान लेते ये वाला एल एरिया है और इसका हमने एक छोटा सा सिरा डीएल ले लिया है और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, पर ये जो हम पॉइंट दूसरा वाला ले रहे हैं ये ही हमारा क्या होगा? पॉइंट चार्ज होगा जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस। अब देखो डायग्राम अच्छे से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर डिस्टेंस नहीं दिखाया ना, ये हमारा आर डिस्टेंस है। ये क्या है? ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे क्या बोलते हैं, ये हमारा पॉइंट पी है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। चलेंगे वैसे ही जैसे बायो सेवर्ट का रूल चलता है। हम एक हिस्सा एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यदि ये 90 होगा, ये थीटा होगा, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इतनी बात याद रखना बस। देखो ये डायग्राम दो तरीके से बनता है। यदि कुमार मित्तल की बुक देखोगे तो वहाँ पर डायग्राम अलग तरीके से, एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा सा डिफर है, ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। डीसी पांडे हो गई या फिर एस.सी. वर्मा हो गई, तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, पर आप डायग्राम ये बनाएंगे तब भी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सबसे सरल डायग्राम है, ठीक। तो समझते हैं। तो जाहिर सी बात है यदि ये एंगल 90 होगा, ये थीटा मान लेते हैं, मैं लेट करता हूँ, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ओके ठीक, छोड़ो। यहाँ से एक पॉइंट लिया तो ये वाला एंगल इस वाले यानी दो एक्सेस बनेंगे, एक एक्सेस ऊपर होगा और एक एक्सेस क्या होगा? नीचे होगा। तो इस एक्सेस से जो ये वाला एंगल होगा उसको मैंने माना है φ1, और इस एक्सेस से जो नीचे वाला ये वाला एंगल होगा ये कितना? ये होगा हमारा φ2। बोलो बात समझ में? फिर से समझाता हूँ, परेशान नहीं, घबराना नहीं। ये वाला लाइन मैंने खींची, ये वाली लाइन और ये वाली मिला ली, तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा? हमारा φ1 होगा। देखो दिखा रहे हैं, जब ये वाली लाइन नीचे आएंगे और इसको मिलाएंगे तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? φ2 होगा। और ये वाला जो हमने एक छोटा सा ब्लॉक ये माना है, ये वाला देखो कलर बदलता हूँ इसको, जो मैंने ये छोटा सा एक ब्लॉक माना है, इस पे हमें क्या निकालनी? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक छोटे से ब्लॉक पे निकाल लूँगा तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक, फिर यहाँ छोटा सा ब्लॉक, तो फिर उसी ब्लॉक को मल्टीप्लाई यानी इंटीग्रेट कर दूंगा तो सारे ब्लॉकों के हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी सारे ब्लॉकों की हमें क्या? मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। बोलो हाँ कि ना? नहीं मिलेगी। तो हमने ये वाला छोटा सा पॉइंट क्या कर दिया? कंसीडर कर लिया। फिर इसी प्रकार बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट वायर है तो बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये वाला एंगल अंदर वाला कितना है? थीटा है बेटा, ये 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। लगा देते हैं। बायो सेवर्ट का रूल यही तो है। बायो सेवर्ट यानी एक पॉइंट पे आर दूरी पर कोई पॉइंट है उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बायो सेवर्ट क्या है? यही होता है, डी बी प्रोपोर्शनल डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है एंगल हमारे पास, ये एंगल बेटा कितना हो रहा है? ये एंगल हमारे पास निकला 90 माइनस थीटा। तो बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस वाले पॉइंट देखो हैं सही हो रहा है, हाँ ये इस वाले पॉइंट पे देखो, ये साइन थीटा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे थीटा की वैल्यू रखूंगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखो सर ये कॉस थीटा फंस रहा है, मैं कुछ नहीं फंसेगा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस वाले ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर छोड़ो, ये होगा हमारा बेस और हाइपोटेनस। तो बेस हमारा भैया कितना है? बेस है हमारा ए, और हाइपोटेनस कितना है हमारा? आर। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए अपॉन आर।
ठीक है, इतनी क्लियर याद रखना ये वैल्यू। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही, cos थीटा बराबर a अपॉन आर। तो हमने r की वैल्यू निकाली a बाई cos थीटा। क्यों निकाली अभी पता चल जाएगा। अब जाहिर सी बात है हमारे पास dl, अब सारी चीज़ें तो हमारे थीटा में है, पर ये dl एक फंस रहे हैं चाचा, ये dl फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे। तो dl को हटाओ, तो dl की वैल्यू यदि जब निकालेंगे तो उसी एंगल को ले लो, उसी एंगल को ले लो, tan थीटा को निकालो। क्या निकालो, tan थीटा बराबर क्या होगा l बाई ए, l बाई क्या हो जाएगा l बाई ए कॉस, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा l बाई ए। ठीक है, दिखा देता हूँ l कहाँ से लाए हैं बेटा, l कहीं से नहीं है। देखो l ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये जो है ये हमारा l है, ये हमारा क्या है देखो ये दिखा है, ये l है हमारा, ये है a हमारा, और ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा r है। कुछ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना। तो जैसे मैं यहाँ tan थीटा लगाऊंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा l है, और बेस मेरे पास कितना है a है। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया l अपॉन a। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जाहिर सी बात है हमने माना है, और हमें वैल्यू किसकी बतानी बेटा, dl की वैल्यू बतानी है। वैल्यू किसकी बतानी है, dl की। तो l की वैल्यू निकालेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा l इक्वल टू a tan थीटा। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। तो l को डिफरेंशिएट करेंगे dl अपॉन डी थीटा, a कॉन्स्टेंट वैल्यू हटाओ, और tan थीटा का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर थीटा। बायो वाले परेशान ना हो, थोड़ा सा याद कर ले मेरे भाई कि tan थीटा का जो डिफरेंशिएट होता है, अवकलन जो होता है, उसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम थीटा को, डी थीटा को उधर फेंक देंगे तो dl की वैल्यू निकल आएगी, यही हमें चाहिए थी। इस dl की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे, देखो 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 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे dl की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, पुट करेंगे। फटाक से पुट करेंगे, हमारी कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, उम्मीद है क्लियर हो रही होंगी। तो dl की वैल्यू हमारे पास आ गई, और हमारे पास r की वैल्यू। कहोगे सर r की वैल्यू बेटा यहाँ रखो, ये देखो ये देखो r है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर जैसे मैं r की वैल्यू पुट करूँगा तो a स्क्वायर, और ये a अपॉन कॉस थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तीसरा पायदान कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। देखो ये आ गया। यहाँ पर क्या है, अब हमने dl की वैल्यू रखी, dl की वैल्यू है क्या, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो a है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, a से a कैंसिल, नीचे एक a बचेगा, ये कॉस थीटा नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक कॉस थीटा हमारे पास ले दे के बच जाएगा। उसी कॉस थीटा का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। और फिर क्या अप्लाई कर देंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट। जितने बच्चों को इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं पता है तो कृपया करके एक बार लिमिट का वीडियो ज़रूर देखें, कहीं से भी सीख ले, मुझे से ना सीखें। लिमिट का मतलब होता है अपर माइनस लोअर, यानी ये जो अपर लिमिट है, सॉरी ये अपर लिमिट है, और जो लोअर लिमिट है, यहाँ पर अपर अप्लाई करो, यहाँ पर लोअर अप्लाई कर दो, वो हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। जैसे अप्लाई करेंगे एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा बी का, वो निकलेगा बी प्रोपोर्शनल बी इक्वल बी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारे पास निकल आएगा इनफाइनाइट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक छोटा सा हिस्सा dl हिस्सा क्या लेंगे, तब हमारे पास एक पॉइंट पे हमें क्या निकल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड हो जाएगी। ये है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सा डेरिवेशन जो पेपर में खूब तबीयत से पूछा जाता है, और उसी से रिलेटेड एक छोटे से 2 सवाल आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है कि देखिए ज़रा, सिंपल से फटाफट समझ में आ जाएंगे। कि मान लेते एक वायर है, क्या है, मान लेते एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो किया जा रहा है, करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है, और इससे एक पॉइंट P 30 डिग्री पे रखा गया, और एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट है हमारे पास, एक P है, एक पॉइंट P है, और जाहिर सी बात है इनफाइनाइट वायर है तो एक डॉट डॉट इधर कनेक्ट, एक डॉट डॉट इधर, तो इसका एंगल किया 45, इसका एंगल कितना दिए 30। तो बेटा साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 35। देखो 45 और 30 रख दी है, और देखो आई कितना है हमारे पास 2 एम्पियर, आई कितना हमारे पास 2 एम्पियर, ऊपर 2 एम्पियर रख दिया। अब मी नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है, वो हमें पता है 10⁻⁷। और देखो यहाँ पर ए जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है भैया, वो ए बराबर कितना दिया है 10, कितना मान लेते 10 मीटर के आसपास
दिया हुआ, तो ये हमारे पास 10 मीटर रख दिया, हमारे पास फटाक से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उठा के जोड़ो और आंसर फटाक से। आंसर किस में आएगा, याद रखें बी की वैल्यू जो होती है यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला। एक क्वेश्चन और ये है आपके सामने जो खूब पेपर में पूछा गया, बहुत तबीयत से सीबीएसई यूपी बोर्ड खूब पूछता है, इसको बड़ा फेवरेट है। एक स्क्वायर दे देगा और स्क्वायर में बोल देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिखाइए उसके सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालनी होगी, सेंटर पे। तो हमने देखा हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है ये वाला, मान लेते हैं इनफाइनाइट है, तो एक पॉइंट ये जोड़ा और एक पॉइंट ये जोड़ा। अब पता है स्क्वायर के हर एक एंगल कितना होता है 90 का होता है, तो बेटा ये आधा कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा 45। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यूनिट, तो बी निकालेंगे μ0/2i। अब देखो कहोगे सर ये 2 कैसे 2i कैसे होगा, जाहिर सी बात है यार, समझो मेरी बात, अरे भैया समझो समझो समझो, ये डिस्टेंस कितनी है a मानेंगे, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, तो बेटा ये भी तो a/2 होगी, ठीक है, तो ये भी a/2 होगी कि नहीं होगी, तो समझो कि नहीं समझो। तो ये यही तो डिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं, तो जैसे a रखेंगे और /2 होगा, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर उछल करके, तो क्या हो जाएगा μ0/4π 2i/a और साइन 45 और साइन 45। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, और यही वैल्यू क्या होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगी, इस पे आएगी, वही मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगी, वही इस पे आएगी, वही इस पे, सब पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इक्वल आएगी। और फिर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B3 और B4 उठा के जोड़ देंगे। ये एक क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सीबीएसई यूपी बोर्ड में तो खूब आता है, सीबीएसई में 17-19 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी के जैसा ही नीट में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बस वहां पर क्या कर दिया गया, इस वाले पोर्शन को हटा दिया गया है और एक ट्रायंगल मान के चला गया है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बात समझे। तो ले दे के ये हमारे पास एक डेरिवेशन और आ गया, और काफ़ी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगी इसमें, और इम्पॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, जब पढ़ाने में इसको क्या आती है, थोड़ा सी मज़ा आती है नहीं। और नोट्स वोट्स चाहिए होगा तो आप थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नोट्स वोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बाकायदा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं चीज़ें, और आगे धीरे धीरे हम लोग इस लेक्चर को बढ़ाते रहेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में हमें पढ़नी है। अभी हम और भी टाइप के सवाल देखेंगे, जैसे इस टाइप के सवाल अभी हम देखेंगे, इस टाइप के सवाल देखेंगे कि यहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और कहीं ये इनफाइनाइट वायर का ही कॉन्सेप्ट उठा करके हम लोग अभी इसको देखेंगे। ओके, इस वीडियो में देना, थैंक यू सो मच।